मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें बीपीएससी एईडीओ का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम बात करेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले आप लोग को 8 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के बाद ही हम आप लोग को क्या करेंगे, मैथ्स और लैंग्वेज पेपर भी आप लोग को देंगे। तो जो लोग चैनल पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किरचॉफ के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किरचॉफ के नियम के संबंध में लूप नियम केवल डीसी परिपथों पर लागू होता है, एसी पर नहीं, ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और यह एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर समान रूप से लागू होता है। किरचॉफ का नियम बताता है कि किसी भी बंद लूप में सभी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सभी वोल्टेजों गिरावट के बीजगणितीय योगों के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊर्जा का। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यदि प्रेरित धारा उस परिवर्तन का विरोध न करे तो बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करेगा, यानी उसके विरुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है और प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए होगा और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये लड़कों के लिए नहीं होगा, ये होगा लड़की के लिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लड़कियों के लिए होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सिर्फ केवल एक है। तो कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। हमने कहा टेस्टोस्टेरोन लड़कों के यौवन अवस्था के लिए होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लड़की के लिए होता है, न कि लड़का के लिए होता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन अंडाशय में होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मासिक धर्मचक्र, गर्भावस्था एवं ब्रेस्ट फीडिंग आदि को प्रेरित करता है। आइए, मेरा क्वेश्चन है, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु के कथनों में परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु कुल मिलाकर क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कुल न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जिसके कारण परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु के संपूर्ण घनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियर यानी नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के संबंध में प्रमुख तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। जैसे एटम शब्द को किसने दिया था, तो एटम शब्द को इसको डेमोक्रेटियस ने दिया था। एटम क्या है, एक ग्रीक शब्द है। परमाणु शब्द का कनाद मुनि ने दिया था। परमाणु शब्द किसने दिया था, कनाद मुनि ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु तत्व का क्या है, एक सबसे छोटा कण है। परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण है, छोटा कण है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, तो m1 इंटू m2 के
अनुक्रमानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मुख्य कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इसका मुख्य कारण है उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों प्रक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया शुरू होने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से क्या होता है? थोड़ा कम होता है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = डेल्टा mc² के अनुसार यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। E = यह कैपिटल E होगा, = डेल्टा mc² होगा। यहाँ m जो होगा ये स्मॉल m होगा। ठीक है। 7वां नंबर, अभिकथन A और कारण R दिया गया है। तो आइए, प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस दो कला संबंध स्रोत से देखा जाता है। कला संबंध स्रोत में एक स्थिर कलांतर होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। प्रकाश का व्यतिकरण वह परिघटना है जिसमें दो प्रकाश तरंगें मिलकर एक नई तरंग बनाती है, जिसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ पर न्यूनतम होती है। एक अस्थायी और स्पष्ट व्यतिकरण पैटर्न देखने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रकाश स्रोत कला संबंध हो। कला संबंध स्रोत वे होते हैं जिससे निकलने वाली तरंगे की आवृत्ति समान होती है और उनके बीच कलांतर समय के साथ क्या रहता है? स्थिर रहता है, यानी फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, दूरबीन की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जाता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाकर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता उसकी वह क्षमता है जिससे वह दो पास पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग दिखा सकती है। विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो RP = D/1.22 लेमडा होता है, जहां पे D जो है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक व्यास होगा, D मतलब व्यास हो जाएगा, और लेमडा प्रकाश की तरंगे है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि विभेदन क्षमता द्वारक D के सीधे समानुपाती होता है। इससे सही हो गया कि द्वारक क्षमता D के सीधे समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी ज्यामिति और पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है, जिसका सूत्र क्या होता है? R = ρ × L/A होता है। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है चालक का प्रतिरोध, ρ का मतलब होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता, L का मतलब होता है चालक की लंबाई, और A मतलब क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल होगा। नंबर 10, कॉलम 1 में विटामिन दिया हुआ है और कॉलम 2 में अभावन्य रोग दिया हुआ है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इस तरह सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं वो बीमारी हो जाती है। सी की कमी से स्कर्वी होती है, जिसे मसूरों से खून आना और थकान जैसे लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं। डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जैसे हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाती है। और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, जिससे शरीर पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। शरीर जो है
आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन का टिंचर है। आयोडीन का टिंचर क्या है? इसका टिंचर अल्कोहल जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन एक सामान्य एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग घावों और खरोचों पर संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए मैलिक आयोडीन 2 से 7% एवं एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में घोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आयोडो, फॉर्म और निश्चेतक, ये आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिएगा, आयोडोफॉर्म यानी CHL3 एक एंटीसेप्टिक है, निश्चेतक नहीं। निश्चेतक नहीं। यह अपने आयोडीन मुक्त करने के गुणों के कारण कीटनाशक के रूप में काम आता है। कीटनाशक के रूप में काम आता है। नेफ्रॉन यानी कि CFCS का उपयोग प्रशीतक के रूप में और रेफ्रिजरेटर और एसी में होता है। रेफ्रिजरेटर और एसी में होता है, प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है। DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिब्लम। अनुमस्तिष्क, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, इसे पश्च मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। पश्च मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसका मुख्य कार्य है ऐच्छिक पेशियों गतिविधियों जैसे चलना, दौड़ना और लिखना का समन्वय करना ताकि वे सटीक और नियंत्रित हो। यह शरीर की मुद्रा में संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक विशिष्ट मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है, क्या होता है? तो ये होगा 9:3:3:1। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विसंकर क्रॉस में दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं। 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप क्या होते हैं? दिखाई देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि में मेडुला द्वारा स्त्रावित होता है और लरो या उरो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है। सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में सही कथन होगा, एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एंटीबॉडी, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पादित वाई आकार के प्रोटीन होते हैं। इनका कार्य शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया और वायरस के पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि एंटीबॉडी उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? प्लेटलेट्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। सही उत्तर ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स, जिन्हें
थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, अस्थि मज्जा में बनने वाला रक्त कोशिका के छोटे टुकड़े होते हैं। जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर जमा होकर एक अस्थायी प्लग बनाते हैं। प्लेटलेट्स थक्का जमने वाले कारकों को सक्रिय करते हैं, जिससे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन फाइब्रिन के धागों में बदल जाता है। फाइब्रिन का यह जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर एक अस्थायी थक्का बनाता है, जो खून के बहाव को क्या करता है? रोकता है। क्वेश्चन नंबर 18। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। सीधा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक विषय होता है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। यूट्रोफिकेशन का अर्थ है एक जलीय निकाय के पोषक तत्वों का संवर्धन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी झील या तालाब जैसे जलीय निकाय में फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है। यह मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों, डिटर्जेंट और सीवेज के पानी में मिलने के कारण होता है। इसमें पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल की अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वनों की सुरक्षा से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रदूषित जल के सेवन से होता है? प्रदूषित जल के सेवन से होता है। हैजा प्रदूषित जल के सेवन से होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। यह एक जल जनित रोग है जो अक्सर खराब स्वच्छता और अशुद्ध पेयजल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीवाणु का नाम अगर देखा जाए, जैसे टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है। ये क्या है? ये जीवाणु के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसकी अर्ध आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अपरिवर्तित रहती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है जो परमाणु के नाभिक के अंदर होती है। यह बाहरी भौतिक कारकों जैसे तापमान, दबाव या रासायनिक परिवर्तनों से पूरी तरह अप्रभावित रहती है। पूरी तरह से कहते अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी पर वरीयता दी जाती है, क्योंकि एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 20 मेरा सही उत्तर हो गया। देखिएगा, लंबी दूरी तक बिजली भेजने में ऊर्जा का क्षय होता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को यानी इस क्षय को रोकने के लिए धारा को कम करना आवश्यक होता है। धारा को क्या कहता है? कम करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 24। विकृत अल्कोहल क्या है? विकृत अल्कोहल क्या है? तो विकृत अल्कोहल मेरा ये एक प्रकार का क्या है?
तो पीने के लिए योग्य बनाया गया एथेनॉल है। पीने के लिए योग्य बनाया गया एथेनॉल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकृत अल्कोहल औद्योगिक उपयोग के लिए बना एथेनॉल है। किस उपयोग के लिए? औद्योगिक उपयोग के लिए बना एथेनॉल है। इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने हेतु इसमें जहरीले या दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम का क्या कार्य? कॉर्पस कैलोसम का कार्य जो है यह दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉर्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं का एक चौड़ा मोटा बंडल है जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध को जोड़ता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, इसका प्रमुख कार्य दोनों गोलार्धों के बीच सूचना और संकेत को संचार करना, यानी भेजना होता है। यह दोनों गोलार्ध को एक साथ समन्वय में काम करने की अनुमति देता है जो जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क का एक हिस्सा जानता है कि दूसरा हिस्सा क्या कर रहा है। 26 नंबर पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो ये रेनिन और रेनेट का किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेनेट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसका मुख्य काइमोसिन नामक एक एंजाइम है। काइमोसिन नामक एक एंजाइम है। यह एंजाइम दूध में मौजूद प्रोटीन केसीन को स्कंदित करके उसे ठोस दही और तरल मट्ठा में विभाजित कर देता है। इस ठोस रूपी स्कंदित दही के बाद में संसाधित करके पनीर बनाया जाता है। 27 गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? यह विटामिन ए से भरपूर एक पारजीनी चावल की किस्म है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल्डन राइस को जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने वाले जीन डाले गए हैं जिसके कारण इसका रंग सुनहरा पीला होता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों को अंधापन और अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। 28 में मेरा क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वर्तमान में सही माना जाता है? होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में लगभग 2 से 3 लाख साल पहले हुआ है। 29 नंबर निषेचन के बाद एक फूल का अंडाशय और बीजांड किसमें विकसित होते हैं? किसमें विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं क्रमशः फल और बीज में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बाद फूल में रूपांतरण होता है और फूल का अंडाशय विकसित होकर फल के निर्माण करता है। अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स के लिए आधार बनाता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक के लिए आधार बनाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। HTTP वर्ल्ड वाइड पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और ये किए जाने वाला एक क्या है? प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है ऐसा टेक्स्ट जिसमें अन्य दस्तावेज के लिए लिंक होते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो वेब ब्राउज़र सर्वर से उसे लिंक वाले संसाधन को लाने के लिए एक HTTP अनुरोध होता है। HTTP अनुरोध करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये इंदौर रहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदौर कहाँ है? तो MP में, मध्य प्रदेश में है।
इंदौर शहर लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों का खिताब जीता है, लगातार 8वीं बार। क्वेश्चन नंबर 32, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब को जीतने वाला है चेल्सी, जो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मेना को 3-0 से हराकर जीता है, 3-0 से हराकर। इसका आयोजन मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में हुआ है। न्यू जर्सी कहाँ? अमेरिका में हुआ। चेल्सी ने 2021 में यह खिताब जीता था। चेल्सी कहाँ की? इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट नामक डिजिटल प्रणाली लागू कर रही है, जिससे प्रत्येक बैटरी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर उपभोक्ता बैटरी की तकनीक, निर्माण और प्रदर्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 34 नंबर, युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 की थीम, इसमें 2025 की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित था। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार मनाया गया था। 2015 में पहली बार मनाया गया था। 35 नंबर, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे वर्तमान डीजी मनोज यादव का स्थान ग्रहण कर चुकी है। सोनाली मिश्रा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मेरठ में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रचंड शक्ति अभ्यास खरंगा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक युद्ध तकनीकों को लाइव प्रदर्शन करना है। 37 नंबर, जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, बिहार और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। संजीव सचदेवा एमपी, तारलोक सिंह चौहान झारखंड के, विभू बाखरू कर्नाटक के, आशुतोष कुमार असम के और विपुल मनुभाई पंचोली बिहार के। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 38, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को मान्यता प्रदान की, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तो जिंजी किला। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो के समूह में 11 महाराष्ट्र राज्य एवं तमिलनाडु के 1 किले शामिल है। ये सभी 12 किले 17वीं और 19वीं सदी के मध्य विकसित किए गए हैं, जो मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति को दर्शाता है। मराठा साम्राज्य के सैन्य रणनीति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? तो ये 133वें स्थान पर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम की रेटिंग अंक 11,113.22 है। 10 जुलाई 2025 को फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 6 स्थान गिरकर 133वें स्थान पर आ गई है। भारतीय फुटबॉल टीम की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग फरवरी 1996 में 94 थी।
सबसे अच्छा 1996 में थी, 94 रैंक पे था। 40 नंबर, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गज मित्र योजना ये शुरू की गई है असम में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मानव और हाथियों के मध्य बढ़ते संघर्ष को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत 80 गांवों में 8 स्थानीय सदस्यों की टीमें बनाई गई है। 41 नंबर, 41 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, यह दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट को बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू करने जा रही है। ये दूसरा केवल आपका सही होगा, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, केवल दूसरा। ट्रांसजेंडर के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। सहेली स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर भारत रहा? तो दूसरा स्थान पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? किस देश में? तो ये था ब्राजील। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ब्राजील की राजधानी अगर आपसे पूछे तो कहिएगा ब्रासिलिया है और यहाँ की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की उम्मीदवारी का दावा किया? ये किया है 2028। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 33वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। वो कौन सा सम्मेलन होगा? तो 33वां सम्मेलन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब अपनाएगा? 1 जनवरी 2026 से अपनाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने अंतिम मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2026 से बुल्गारिया की नई करेंसी यूरो होगी। बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा लेव है। क्या है? लेव है, LEV है, लेव है। 46, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जिससे 492 किलोमीटर का नहर राजस्थान में बहती है। राजस्थान में हरित क्रांति लाने में इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। ये महत्वपूर्ण योजना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1767 में किया गया था? 1767 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में विज्ञान से संबंधित सबसे पुराना विभाग है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। चट्टानी सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फेल्से नमीर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेल्से नमीर। फेल्से नमीर जर्मन भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान का समुद्र।
चट्टान का समुद्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है डफरीन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डफरीन। डफरीन के कार्यकाल 1884 से 88 तक रहा है। इसमें डफरीन कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना किया गया। डफरीन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। डफरीन ने 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार विरोध किया। डफरीन ने कहा कि कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधि करती है, अर्थात कांग्रेस की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध में हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव शामिल था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, 1942 में आया था, जो असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे और भारत के स्वतंत्र के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली ने भारत को जून 1948 तक आजाद करने की घोषणा की। जून 1948 तक आजाद करने की घोषणा की। मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? मौन क्रांति की संज्ञा दी थी, ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इन दोनों कार्यक्रमों में सक्रिय जन सहभागिता नहीं होने के कारण अधिक लाभ नहीं हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सिफारिश फिस्कल कमीशन 1949 में और ग्रो मारे फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, किंग जॉर्ज पंचम ने। 22 मई 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की। 15 मई 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली शहर की नींव रखी और दिल्ली को आधुनिक निर्माण का मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर है। आधुनिक निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन कौन है? एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर है। 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान 23 दिसंबर को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था और वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 ईस्वी को दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया। वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर कोलकाता को राजधानी बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक में तोमर राजा अनपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। दिल्ली का संस्थापक बताया गया। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो ये मुद्रित है 2000 के नोट पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है।
₹20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। ₹50 पर हम्पी का स्मारक है। ₹100 के नोट पर रानी की वाव है और 200 पर सांची का स्तूप है और 500 पर लाल किला है और 2000 पर मंगलयान है। 56 नंबर, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है एक गर्म रेगिस्तान है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा शब्द अरबी भाषा के सहारा से बना है जिसका अर्थ मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो वायुमंडल की समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। समताप मंडल में तापमान हमेशा नियत रहता है। समताप मंडल के ऊपरी परत में ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है कहां पे होती है? तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? गंभीर और विध्वंसकारी है तो ये हो जाएगा आपका भ्रंश मूलक भूकंप। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रंश मूलक भूकंप। 59 नंबर, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कब होती है? तो ये अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति में होती है। अपसौर, उपसौर नहीं, अपसौर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? सर वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा जो लंदन में इंडियन हाउस के सदस्य था और 17 अगस्त 1909 को पेंटोनविले जेल में मदन लाल ढींगरा को कर्जन वायली की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दे दी गई। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था। माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं उसको बता देना है। तो गुइंडी तमिलनाडु, ये आपका सही, सॉरी ये सही है। भगवान महावीर बिहार, ये आपका जो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार नहीं, बिहार सही सुमेलित नहीं है। ये जो है बिहार में नहीं है। बलपक्रम मेघालय में है, ये सही है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार की जगह कहाँ है? तो वो गोवा में है। तो ये गोवा होता तो सही हो जाता। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के मध्य से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 व 243 9 तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 9 तक पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रबंध किए गए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां में नगर पालिका और 73 में ग्रामीण में जो भी ग्रामीण से संबंधित अधिनियम थे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? अधिकतम संकेंद्रण है मिजोरम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा
किसके द्वारा स्थापित किया गया, किस वर्ष तथा किसके द्वारा? तो ये 1556 ईस्वी में पुर्तगाली के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का प्रथम छापाखाना गोवा में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया, कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1840 में या 1840 के आसपास की बात कहें तो उसी के आसपास में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। जर्मन के स्टारबर्ग ने गुटेनबर्ग द्वारा निर्मित प्रिंटिंग प्रेस एक नई क्रांति विश्व में मुद्रित के क्षेत्र में लाई। एक नया क्रांति है मुद्रित के क्षेत्र में। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक बाइबिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बॉम्बे में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, 1684 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो ये करेगा आपका निम्न जातीय विभेद, धार्मिक असमानता, सामाजिक ताने बाने की जटिलता, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गुलामगिरी पुस्तक 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में निम्न जातियों के उत्थान के रूप में देखा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक द्वारा उच्च जातियों के प्रमुख चुनौतियां दिया गया है। ज्योतिराव फूले 1873 में सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना किया। इस समाज द्वारा संगठित रूप से निम्न जातियों के उत्थान के अथक प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया 1878 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, लिटन ने वर्नाकुलर अधिनियम 1878 में लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था अधिनियम 1878 में लाया था। इस वर्नाकुलर अधिनियम 1878 द्वारा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। बंगाली से अंग्रेजी का। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 से लाया गया। भारतीय समाचार पत्रों का जनक राजाराम मोहन राय है। भारतीय समाचार पत्रों का जनक कौन है? तो राजाराम मोहन राय है। 67, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी क्रमशः प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे बड़ी नदी हैं। दोनों नदियों पश्चिम घाट की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद है। 68 नंबर, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक जब एक सभा में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भी भेजा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं या एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। 69 नंबर, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम क्या क्या था ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अलंघ समिति था, यानी सबसे पहले तीसरा नंबर हो जाएगा, तो तीसरा नंबर। उसके बाद आपका जो है लकड़ा वाला समिति था। लकड़ा वाला समिति ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो पहला 3 होगा, फिर 1 होगा। उसके बाद तेंदुलकर समिति हो जाएगा, तो 2 होगा, 3 1 2। उसके बाद है सी रंगराजन समिति 3 1 2 4 3 1 2 4। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये कालीबंगा
में मिले हैं, जो कहाँ है, राजस्थान में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरातत्वविदों को कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त वंश 319 से 320 ईस्वी यानी गुप्त वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध से गुप्तों को अधिक लोकप्रियता हासिल अधिक हुआ। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महानतम शासक कहलाए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने सारनाथ से किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेशों को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत-ए-खुदाई कहा था? तो ये कहा है बलबन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलबन ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया, जो देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का संबंध है। 74, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस सुनहरा फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी और 1611 में अंग्रेज ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मुसुलीपट्टनम में खोला और 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारुखसियर ने 3000 रुपये सालाना लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 75, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। और तो इनमें से सही कौन हो गया? तो दूसरा और तीसरा जो सही हो गया, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे आलू अनुसंधान संस्था पूछे तो वो हो जाएगा आपका शिमला। चमन अनुसंधान संस्था चेन्नई हो जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था तो गोवा में। केंद्रीय समुद्र विज्ञान संस्था तो गोवा में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था आपसे पूछे केंद्रीय औषधि तो वो हो जाएगा लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, कौन सुमेलित है? ये आपको बताना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका सुमेलित है, बाकी आपका सुमेलित नहीं। जब एक मिल गया तो बाकी आगे ये सब सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3
मूल अधिकार के बारे में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का मूल अधिकारों के बारे में व्याख्या है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है। 79 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो प्रक्रिया में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। कौन कौन नहीं लेते हैं? तो इसमें से भाग जो नहीं लेते हैं वो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 3 और 4 ये भाग नहीं लेते। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके बराबर है? तो ये जो बराबर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के गठन और शक्ति कार्य आदि के बारे में आदि से संबंधित बातें उसमें कही गई है। भाग 15 है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करती है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के उपबंध के अधीन की गई है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। लोकसभा में बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा में वर्तमान में चुनाव 540 सदस्यों का होता है। 83 नंबर, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज प्रणाली का गठन 2000 मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 40 को क्या माना जाता है? गांधीवादी दर्शन माना जाता है। और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो वह है 51वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछा कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को। इस संगठन का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था।
वर्तमान में इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी है। काकरापारा ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछे तो गुजरात में है। रावत भाटा राजस्थान में है और हरियाणा जो निर्माणाधीन है वो कहाँ, गोरखपुर में है। ये सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 88 में मेरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्ति उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मिड डे मील योजना कब आरंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना भारत में 15 अगस्त 1995 को। सही उत्तर ऑप्शन ए हुआ। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मिड डे मील में केंद्र राज्यों का अनुपात 60 और 40 का है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह अनुपात 90 और 10 का है। 90 और 10 का है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुमत प्राप्त दल के नेता को करते हैं, ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता और शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 91 बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मिट्टी बिहार के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है, जैसे गंगा के दक्षिणी मैदान के ऊंचे हिस्से। बांगर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे उर्वरता को खादर की तुलना में कम करती है। क्वेश्चन नंबर 92 बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये है मिथिला क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम बिहार में पूर्णिया में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया जिले की कुल साक्षरता दर मात्र 51.08% थी। 94 में मेरा क्वेश्चन है, बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध जो है रेलवे वर्कशॉप के लिए है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मुंगेर जिले में स्थित है और यहाँ भारत का सबसे पुराने और सबसे बड़े रेलवे वर्कशॉप में से एक है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? इन चारों में से कौन सा जिला है? तो ये है सीतामढ़ी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के कुछ 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। बिहार के 7 जिले हैं। ये जिला पश्चिम से पूर्व के क्रम में है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। गया और रोहतास जिले बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नंबर 96 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन था। गया अधिवेशन का प्रमुख बहस का मुद्दा यह था कि कांग्रेस को विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 97 में मेरा क्वेश्चन है, स्वराज कथा नामक देशभक्ति पुस्तिका जिस ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बाल मुकुंद वाजपेयी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया, जिसके बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी? तो यह हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। बौद्ध मत की परिषदों आयोजित हुई। बौद्ध मत की परिषद आयोजित हुई बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के पुस्तकें के संकलन और प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो खुदीराम बोस को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाया और 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका। भूलवश बम वकील प्रिंसले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की बग्घी पर गिरा, जिससे मैसेज कैनेडी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 100 क्वेश्चन दे दिया है मेरे प्यारे छात्रों। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।